اللہ ताला ने हमें 4 मौसमों से नवाजा है, अच्छी पैदावार से नवाजा है, वहाँ अच्छे लोगों से भी ये मुल्क माला माल है। कोई भी मुल्क में अगर कुदरती आफात आती है तो ये वाहिद कौम है कि जो सबसे ज़्यादा मुखय्यर है और यकजा हो जाती है। इसके अलावा आज 6 सितंबर का दिन है, गाजियों और शहीदों का दिन है। आज अगर हम आज़ाद बैठे हुए हैं तो ये उन्हीं लोगों की मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसी पे बात करने के लिए आज मेरे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जानज़ेब अब्बासी साहब, सियासी और समाजी रहनुमा हैं। साथ ही हमें ज्वाइन किया है सदफ अब्बासी साहबा ने, जो कि इस्लामाबाद बूम चम्मर की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और साथ दे रहे हैं हमारा वाजिद अब्बासी साहब, जो कि एक समाजी वर्कर हैं। तो मैं सबसे पहले जानज़ेब साहब से बात शुरू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जानज़ेब साहब। सर, आज 6 सितंबर भी है, वो दिन है कि जिसके लिए हमें बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और अगर आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। बहुत से नौजवानों ने अपने खून की कुर्बानियाँ दी, बहुत से लोगों ने अपनी जानो माल और इज्जतों की भी कुर्बानियाँ दी। तो आज के दिन की अहमियत के हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम दिन है। आज के दिन मुसल्लह अफवाज ने 1965 में पाकिस्तान की वो जंग लड़ी है और उसके बाद पाकिस्तान को काबिल तस्खीर मुल्क बनाया है। जी। इसके पीछे बेशुमार शहदा की कुर्बानियाँ हैं, जवानों की कुर्बानियाँ हैं, और इसके पीछे पूरी कौम खड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और कौम के साथ साथ हमारे जो फनकार हैं वो खड़े थे, जो आर्टिस्ट हैं वो खड़े थे, पूरी कौम यकजा थी। और ये जो 6 सितंबर 1965 में हमारी फतह हुई थी, ये पूरी कौम की फतह हुई थी। पूरी कौम यकजा थी, बटी हुई नहीं थी। जब कौमें एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, वो फैसला कर लेती हैं कि हमने इंशाअल्लाह अपना मैदान मारना है, अपना मैदान जीतना है, तो फिर अल्लाह ताला मदद करता है। इसमें हमारी मुसल्लह अफवाज ने जो उस वक्त का गर्दी दिखाई है काबिल तहसीर है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसकी वजह से आज भी पाकिस्तान का नाम दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में फ़ख्र से, जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं फ़ख्र से लेते हैं कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ऐसी मुसल्लह अफवाज है कि जो दुनिया में मानी जाती है। इसकी वजह यही है, इसकी वजह यही है कि जो हमने जंगें लड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें हमारे लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। पूरी कौम जब खड़ी होती है तो वो हर चीज़ को शिकस्त दे सकती है। ये 65 की भी इसी तरह से ये मामला हुआ है कि कौम इकट्ठी हुई, वो मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी हुई, कुर्बानियाँ दी, और उसके नतीजा आपने खुद देखा है 6 सितंबर 1965। बिल्कुल ठीक। मैडम, आप क्या कहेंगी, आज हम जिस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, इसको हासिल करने के लिए जितनी हमें तको-दो करनी पड़ी, जितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, उस पर क्या आज तबसरा करेंगी आप? जी अस्सलाम वालेकुम। असल में जी हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जिसके नतीजे में आज हमारा ये मुल्क हमें अल्लाह ताला ने दिया है, और हम इसकी जितनी कदर करें कम है। और हम इसको अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। ये उन लोगों को पता चलता है जिनसे पूछिए जो ऐसे मुल्कों में इस वक्त बैठे हैं जहाँ पे उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की कौमें जो हैं वो मुसल्लत हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से अपना रिलीजन भी जो है उसको भी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, और ये काविशें हैं हमारे बाओ अजदाद की, उनकी कुर्बानियाँ हैं, जिसके नतीजे में आज हमें पाकिस्तान अल्लाह ताला ने दिया। बिल्कुल ठीक है। भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस अराज़ो मकासद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, आज आप क्या समझते हैं कि वो पूरा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़ साहब, सबसे पहले तो 6 सितंबर के हवाले से जो मैं बात आप करना चाह रहा हूँ कि ये आज का दिन हमारी बहुत अहमियत का हामिल है। आप 1965 की जंग और 1971 की उसमें जंग में, वार में देखें हमारे शहदा की, जो हमारी फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं, मैं उनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ स्पेशली आज के दिन में। और इसकी सबसे बड़ी वजह अल्लाह ताला के फजल व करम से जो आज हम अपने मुल्क के अंदर एक आज़ादी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अल्लाह का करम है कि ये एक हमारी फ़ौज का बहुत बड़ा क्रेडिट है। और मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती से, अगर वही बात है कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो हमारी फ़ौज का एक बहुत अहम तरीन रोल है जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है, या जब से हम अपनी आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती से जो मुल्क में मौजूदा सूरत हाल
سیاسی کلیشز اور جو حالات آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اس میں فوج کے حوالے سے جو اس کی ساکھ کو متاثر کیا جا رہا ہے، تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا سیاسی معاملات کے اندر یہ ضرور کہوں گا کہ فوج ہمارے لیے ایک بہت اہم ترین اور ایک مضبوط اور ایک بہت ڈیفینڈنگ ادارہ ہے ہمارے ملک کے حوالے سے، ہمارے معاشرے کے حوالے سے، ہر انسان کے حقوق کے تحفظ کے اور ملک کی ایک حدود کے حوالے سے اللہ کے فضل سے ہم اس کے حوالے سے جو آج اچھی زندگی گزارے، آزاد زندگی گزارے، بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے فوج کے حوالے سے۔ بہت بڑی بات جان زیب صاحب، ابھی جیسا کہ وائس صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں بڑی ہماری خاص طور پہ فوج میں جو ابھی موجودہ سیاسی صورتحال جا رہی ہے اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اور آپ نے 1965 کی جنگ کا ذکر کیا تھا، تو وہ دور تھا کہ جب ہمارے جوانوں نے بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے اپنے سر دے دیے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ بعد میں ہماری جو سیاسی طور پہ اگر میں سیاسی لوگوں کی بات کرتا ہوں، کیوں ان لوگوں نے وہ اہمیت فوج کا نہیں چھوڑا جو کہ ہونا چاہیے تھا، اور کیوں فوج کو سیاست میں انوالو کیا؟ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ کہاں پہ ہم سے غلطیاں ہونا شروع ہو گئی؟ جی جی، فوج نے ملک کو نہیں گنوایا، لوگوں نے بھی نہیں گنوایا، کچھ بیرونی قوتیں ہیں، بیرونی قوتیں ہیں جو عوام کو اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جب سے پاکستان بنا ہے انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو فوج کے سامنے لا کر ان کا آمنا سامنا کیا جائے تاکہ اس کو توڑا جائے۔ جو چیز مضبوط ہوتی ہے اس کو توڑنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو پاکستان کی فوج کو توڑنے کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہے وقتاً فوقتاً لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ جب وہ کسی کامیابی نہیں ملی تو ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے ہی لوگوں سے آمنے سامنے کر کے لڑائیں۔ جو کسی نے کہا تھا نا کہ گما دی جو ہم نے اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے ہم کو زمین سے آسمان دے مارا، تو ہمیں جو ہے نا وہ ہم نے چیزیں سیکھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد نا ہمیں سیکھنا چاہیے تھا، آگے بڑھنا چاہیے تھا تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ اچھے طریقے سے کرتے۔ الحمدللہ ہم نے کیا ہے، ہر لحاظ سے کیا ہے، لیکن جس طرح سے ہمارے ملک میں اب معاشی صورتحال بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے اس ٹائم، اگر یہ بھی پوری قوم ایک طرح ایک اکٹھی ہو جائے، فوج اکٹھی ہو جائے، پورے ادارے ایک پیج پہ آ جائیں تو ہم اس معاشی صورتحال سے بھی نکل سکتے ہیں۔ اگر دنیا میں اگر ہمارے پاس معاشی صورتحال میں ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو ہم آپ سمجھیں کہ بہت ہی کمزوری کی طرف چلے جائیں گے۔ لہٰذا اگر ایک دفعہ پھر جو ضرورت ہے، جو وقت کی ضرورت ہے، جو ہم سب کی ضرورت ہے، اس طرح اگر ایک دفعہ پھر فوج ہمارے سارے ملک کے لوگ اکٹھے ہو کر ایک فیصلہ کر لیں کہ جس طرح ہم نے 65 کی جنگ جیتی تھی وہ کس طرح سے ایک جذبے کے ساتھ، ایک جذبہ تھا، جذبہ لے کے جیتی تھی، اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کو ایک جذبہ لے کر نکلیں گے اور معاشی صورتحال کو بھی مضبوط کریں گے تاکہ ہمیں آگے دنیا میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ جب ہمارے پاس معاشی ہم سٹرانگ ہوں گے تو پھر ہم اپنا دفاع اور اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر قوم کو یہ ضرورت آن پڑی ہے کہ وہ 65 کی طرح اپنے جذبات کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے اور یکجا قوم بن جائے۔ میڈم، اگر میں 40-45 سال پہلے کی بات کر دوں تو پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ گروتھ کر رہا تھا، اوپر جا رہا تھا۔ پھر جیسا کہ ابھی جان زیب صاحب نے کہا کچھ بیرونی سازشیں تھیں، کچھ ہماری اپنی بھی جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں تھیں۔ آپ کیا کہتی ہیں کہ ہمیں یہ اب کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے ہمیں کس طرح ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے، ان کو مائنڈ کو کس طرح تخلیق کرنا چاہیے؟ جی جہاں زیب صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کہی جس کو میں آگے لے کے اس کو چلنا چاہوں گی کہ جو یونٹی ہوتی ہے نا جی، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور جہاں ہم نے یہ سیکھا کہ جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فوج اور عوام اکٹھے ہو گئے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے برکت بھی ڈالی۔ 1965 کی وار میں 8:1 تھا، فوج پاکستانی فوج واز 1/8 آف انڈین آرمی، لیکن ہمیں اللہ نے کیوں فتح دی؟ کیونکہ ہماری پوری کی پوری قوم آرمی کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ آج بھی ہمیں یہی اسپرٹ واپس لانی ہے اور ہم نے اپنا ٹرسٹ ریبلڈ کرنا ہے اور ایک نیشن کے طور پہ ہمیں یکجا ہونا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اگر ہم دیکھیں ان کو بھی یہ سکھائیں گے کہ ہم بٹ کے رہ سکتے ہیں، ہماری کوئی یونٹی نہیں ہے، تو وہ یہ تربیت لیں گے اور کل ان کے بھی وہ بھی اسی طرح ایک شترے بے مہار کی طرح ہماری اولاد بھی بکھرتی پھرے گی۔ تو ہمیں ان کو ایک ہماری رسپانسبلٹی اب زیادہ ہے کہ ہم اپنی اگلی جنریشن کو یہ سکھائیں اور یہ تربیت دیں کہ یہ ملک کس حالات میں بچ سکتا ہے جب تک ہم یکجا نہیں ہوں گے۔ تو بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب، کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں جبکہ ملکی مفادات پہ؟ کیسے ہم اس سوچ کو بدل سکتے ہیں؟ اپنی نیشن کو دوبارہ اس ڈگر پہ ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ جہاں صاحب اس طرح ہے کہ جو یہ سوال آپ نے کیا اس میں بدقسمتی سے
जो हमारे मुल्क के बेसिकली सियासी हालात चल रहे हैं, सियासी क्लैशेस में देखिए इदारे भी उसके अंदर आ जाते हैं, इदारे भी इसकी लपेट में आ गए हैं, फ़ौज का इमेज भी ख़राब हो गया। तो ये एक पूरे सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है और एक ऐसे इनकलाब की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि सारी गलतियाँ हुकूमत की या फ़ौज की नहीं होती, कुछ हम आवाम के अंदर भी वो स्पिरिट होना चाहिए कि उसको वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एक यूनिटी के साथ, एक ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की तरफ से भी और आवाम की तरफ से भी ऐसी मुरतब होनी चाहिए। देखें अभी मुल्क अभी सैलाब आया है, फ्लड आया है, उसमें कितनी परेशानी और कितने हमारे मुल्क के अंदर जो है ना एक बहुत सख्त किस्म की तकलीफ दे बात है जो आजकल का दौर मुल्क के अंदर। तो इसमें हुकूमत को स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे जिसकी भी हुकूमत है, नून की है, पीटीआई की है, पीपल पार्टी की है, लेकिन उनको ऐसी पॉलिसियाँ मरतब करनी चाहिए कि अपने मुल्क के इदारों को, फ़ौज का एक अपना इमेज बरकरार रखे और अपने इदारों को और आवाम की फ़िलाह बहबूद के लिए जो उनके आवाम के हकूक़ हैं, सबसे बड़ी बात है कि कोई ऐसी स्ट्रिक्टली कानूनी तौर पे ऐसी पॉलिसी मरतब करें जिससे इस मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएँ। बिल्कुल ठीक है। जहांगीर साहब, जब पाकिस्तान तख्लीक हुआ, बना, तो इसकी बुनियादी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल पे रखी गई थी। लेकिन सर आज हमारे लीडर कहते हैं हम बेकारी हैं, हम गुलाम हैं। अगर सोचा जाए तो हमें गुलाम और बेकारी बनाने वाले कौन लोग थे सर? देखिए जब मुल्क बना तो उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आप सारे लोग जानते हैं और उनके साथ अल्लामा इकबाल, सैयद अहमद खान जैसे लोग थे। वो लोग इस कदर के पढ़े लिखे और इस कदर के मुल्क के साथ वफादार थे, अपनी कमिटमेंट के साथ इतनी वफादार थे कि उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान बनाने में अपनी कोशिशें की। सही कह रहे हैं सर, पढ़े लिखे तो खैर आजकल उनसे भी ज्यादा है, लेकिन वो जैसे आपने कमिटमेंट का कहा और ऑनेस्टी का कहा कि वो लोग सिंसियर थे अपने मुल्क के साथ, अपने असूलों के साथ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को और जब उन्होंने मुल्क बनाया तो उनके साथ आजकल के लीडरों को मिलाना ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा जो भी बदयानतदार बंदा उनके सामने आया, कोई बदबूदार आया, किसी किस्म के आया, तो उन्होंने हमेशा अपने जो उनके ख़ास लोग थे उनको कहा था कि इनको हुकूमत में नहीं लाना, इनको हुकूमत से दूर रखना, ये मुल्क को, बल्कि बहुत करीबी उनके जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते थे, लेकिन वो देखते थे ये जज्बाती हैं या ये हनस्ट नहीं है, तो उनके लिए भी उन्होंने बड़े रिमार्क दिए हैं। तो कायद आज़म अल्लामा इकबाल साहब ने इस मुल्क के लिए जिस तरह से हम सबको एक मैसेज दिया, उस मैसेज पर तो हम उतरे ही नहीं, हम उसके खिलाफ गए। उन्होंने तो कहा था, देखिए कायद आज़म ने कहा था काम काम और बस काम। उन्होंने कहा था कि अपने मुल्क के लिए अपने काम करना, बल्कि यहाँ तक कि लाल माउंट बेटन ने कहा था कि हमें पता लग जाता कि कायद आज़म साहब एक साल के बाद उनकी डेथ हो जाएगी तो हम तो मुल्क न बनने देते। इस कदर की उनका मतलब एक कमिटमेंट और एक खौफ था उधर भी। लेकिन उसके बाद जिस तरह हमारे लोग आहिस्ता आहिस्ता जैसे आते रहे, मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होती रही, कभी किस में कोई करता रहा, कोई किस में चला, मैं मतलब वो सियासी उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बदकिस्मती से कोई ऐसा लीडर नहीं मिला, कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो इस मुल्क को दोबारा एक कौम को इकट्ठा करके साथ चलाता। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कोई एक ऐसा लीडर अब इस मुल्क को दे, कोई भी हो जो इस मुल्क को लीड करे तो देनदारी से करे, जो इस मुल्क को लीड करे तो सबको साथ लेके चले, ताकि इस मुल्क को एक दफा फिर इस कौम को इकट्ठा करे। देखिए मैंने पहले आपको कहा है, जीत हार एक बंदे की नहीं होती, ये 22 करोड़ अवाम की जीत और 22 करोड़ अवाम की हार है। आप अगर इंडिया से मैच हार जाते हैं तो कोई 11 प्लेयर्स ने नहीं हारा होता, वो आपने 22 करोड़ नहीं हारा होता है, वही आपको दुख होता है जहाँ जहाँ आप बैठे होते। जिस तरह जंग भी हुई थी तो जंग भी 1-2 बंदों की वजह से नहीं, ना जीती गई ना हारी गई, इसके भी पूरी कौम थी वो साथ खड़ी थी। तो आप भी अल्लाह से हमसे मिलके सारे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मैडम क्यों हमें बैरूनी जो ताकतें हैं वो हमें गुलाम रखना चाहती हैं, आप इसकी सबसे बड़ी वजह क्या समझती हैं? देखिए सबसे पहले जैसे हम लोग बड़े सगीर में थे रहते थे और हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, मेंटल हमारा जो वो है वो उस वक्त भी होता था जी कुर्सी नशीन। वो हमें अंग्रेजों ने इस तरीके से हमें मोल्ड कर दिया था कि हम उनके गुलाम बन गए थे। हम इतने साल गुलामी में रहे कि हमें आदत पड़ गई कि हमें अगर कोई बाहर की कुव्वत कुछ कहती है तो हम उसके नीचे आगे सर झुका देते हैं, लेकिन हम अपने लोगों को सुनने का पसंद नहीं करते, अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक हमारे अपने मॉरल्स और हमारी वैल्यूज स्ट्रांग नहीं होंगी हम आगे चल ही नहीं सकते।
हमारा मुल्क तरक्की ही नहीं कर सकता जब तक हमें इंडिविजुअली हर बंदे को इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, एक माँ के हाथ में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा वो रुतबा दिया है कि वो अपनी गोद से उसकी जो औलाद परवरिश करती है। हर माँ को पहले तो सबसे पहले बीइंग अ वुमेन एंड रिप्रेजेंटिंग द इस्लामाबाद वुमेन चेंबर, मैं सबसे पहले हर औरत को कहूँगी कि अपने बेटों को, अपनी बेटियों को ऐसी तरबियत दें कि वो उनकी कमिटमेंट मुल्क के साथ 100% हो, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस हो। ठीक हो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जैसे साहब ये बताएं, इस वक्त हमारा मुल्क जिस आफत से दो चार है, आप सिंध को देख लें, KPK को देख लें, अपर पंजाब को देख लें, बलूचिस्तान को देख लें, सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है जो पिछले शायद एक बड़े कदीम अरसे से ऐसा नहीं हुआ था। 2010 में भी आया था, लेकिन वो इतनी तबाही नहीं हुई थी जितनी इस दफा हुई। आप क्या समझते हैं, कहाँ पे आपसे